नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात चल रही थी राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा हो रही थी। और पिछली क्लास में मैंने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में चर्चा की थी। अब इसके आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति की इसके बाद है क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की क्या शक्ति है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी अपराधी की, जिसे कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है, ठीक है, उस पर राष्ट्रपति जो है 5 प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है क्षमा करने के लिए। और उसकी शक्तियों को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। जैसे पहली आपकी पूरी तरह से क्षमा कर देना, यानी कि दंड को पूरी तरह समाप्त कर देना। जो भी उसे दंड दिया गया या मृत्युदंड दिया है, जो भी उसे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। दूसरा है आपका प्रलंबन। प्रलंबन होता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी दोषी व्यक्ति को या सजा याफ्ता व्यक्ति को, जिसने सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जिसे सज़ा मिली हुई है, उस सज़ा को कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है, कुछ समय के लिए टाल देने से मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है ना, और उसने राष्ट्रपति को क्षमा प्रलंबन करने के लिए याचिका भेजी, और राष्ट्रपति को लगा कि इसकी क्षमा कुछ दिन के लिए टाल देनी चाहिए। जैसे उसे घर में कुछ काम है या किसी को कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो उसके बिना नहीं हो सकता उसके परिवार में, तो ऐसे कार्य को संपन्न कराने के बाद, यानी कि ऐसे कार्य को संपन्न कराने के लिए राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कुछ दिनों के लिए, जब तक उसका वह काम नहीं हो जाता है, उतने दिनों के लिए वह टाल सकता है, जिसे कहते हैं प्रलंबन। ठीक है, तीसरी है आपकी जो सज़ा है वो है आपका परिहार। ठीक है, परिहार का मतलब है कि उसकी सज़ा की जो सज़ा की प्रकृति है उसमें परिवर्तन कर देना। ठीक है, जैसे सज़ा की प्रक्रिया में परिवर्तन का मतलब है कि किसी सज़ा याफ्ता व्यक्ति को जैसे मृत्युदंड दिया है तो उसे आजीवन कारावास में चेंज कर दे, आजीवन कारावास मिला है तो उसे 10 साल की सज़ा में चेंज कर दे, है ना। तो जो परिहार है उसकी सज़ा की प्रक्रिया में परिवर्तन कर देना। ठीक है, तो सज़ा की प्रक्रिया में परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका लघुकरण। ठीक है, लघुकरण भी कर सकता है। लघुकरण से मतलब है सज़ा को कम कर देना। जैसे 20 साल की सज़ा मिली हुई है उसे 10 साल की कर दे, जैसे 10 साल की सज़ा मिली हुई है उसे 5 की कर सकता है, 5 वाले को 3 की कर सकता है, 2 की कर सकता है ना। यानी लघुकरण का मतलब है कि सज़ा को कम कर देना। और अंतिम है आपकी जो विराम। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है किसी भी सज़ा याफ्ता व्यक्ति की जैसे जो व्यक्ति सज़ा काट रहा है, अब जो सज़ा काट रहा है उसमें कुछ समय के लिए उसने कुछ समय की सज़ा काट दी है और उसका व्यवहार चाल चलन बहुत अच्छा लगा और राष्ट्रपति के पास याचिका गई, तो वह बची हुई सज़ा पर विराम लगा सकता है। ख़त्म नहीं कर सकता, विराम लगा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो सज़ा को कम कर सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा
दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। ठीक है, प्रलंबन कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है, प्रलंबन कर सकता है, और आपका लघुकरण कर सकता है, यानी कि परिहार कर सकता है। ठीक है, लघुकरण कर सकता है और विराम लगा सकता है। 5 प्रकार से जो सजा है उसमें कटौती कर सकता है। ठीक है, जैसे क्षमा का मतलब हुआ पूर्ण रूप से ठीक है, यानी कि क्षमा से मतलब है कि पूर्ण रूप से सजा को माफ कर देना। ठीक है, और प्रलंबन का मतलब होता है कि सजा को कुछ दिनों के लिए टाल देना। प्रलंबन का मतलब है कि सजा के आदेश को कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है, सजा के आदेश को कुछ समय के लिए टाल देना। परिहार का मतलब है सजा की प्रक्रिया में परिवर्तन कर देना। और लघुकरण का मतलब है कि सजा की जो अवधि है उसको कम कर देना। ठीक है, ठीक है, और विराम का मतलब है कि बची हुई सजा को यहाँ लगा सकता है, लिख लीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियाँ जो है 5 प्रकार की हैं, और 5 प्रकार की शक्तियों में मैंने आपको बताया पहली उसकी जो शक्ति है वो है पूर्ण रूप से सजा को माफ़ कर देना। ठीक है, कैसे कर सकता है? जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है ना, और मृत्युदंड मिला हुआ है, लेकिन जब उसने याचिका दायर की तो राष्ट्रपति को क्षमादान की याचिका दायर की, और उसमें उसने ये बताया कि मेरा किसी व्यक्ति को मारने का उद्देश्य नहीं था, है ना, मृत्युदंड मारने का उद्देश्य नहीं था, या फिर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जिससे वो उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी हो गया और मुझे मृत्युदंड मिल गया है, तो इसके लिए माफ़ी की सज़ा
सजा की माफ़ीनामा जो है वो राष्ट्रपति को भेज सकता है, और राष्ट्रपति इस चीज़ का अवलोकन करवाएगा कि क्या वाकई जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है या फिर कुछ ऐसा जघन्य अपराध किया है जो ये नहीं करना चाहता था और इससे हो गया, गलती से हो गया, ये आदमी अच्छा है, नहीं करता है, ये ऐसा काम नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति अगर इस चीज़ पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता है कि ये व्यक्ति ठीक है, इसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो वह सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देगा। अन्यथा क्या करेगा, प्रलंबन कर सकता है, यानी सज़ा के समय को कुछ दिन के लिए टाल देना। यानी जैसे किसी व्यक्ति को घर में ऐसा कुछ काम, उसे मृत्युदंड मिला हुआ है, लेकिन उसके घर में या परिवार में या उसके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई कार्य बाकी रह गया है जो उसके बिना संपन्न नहीं हो सकता है और वो कुछ दिनों में होने वाला है, तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति उस काम के खत्म होने तक सजा को टाल सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका परिहार, सजा की प्रक्रिया में परिवर्तन कर देना। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत कठोर कारावास मिला है और राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति इतने कठोर कारावास के लायक नहीं था और इसे कठोर दे दिया गया, तो उसकी सजा में कठोरता में सरलता ला सकता है, यानी कि उसकी सजा को परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। और लघुकरण मतलब सजा में कमी कर देना, यानी कि सजा की अवधि को कम करना। यानी राष्ट्रपति को अगर ये आभास हो जाए कि जिस व्यक्ति को सजा दी गई है और यह व्यक्ति इतनी बड़ी सजा के लिए सजा के लायक नहीं था, तो उसकी सजा को वह कम कर देगा। जैसे 10 साल का अगर किसी को आजीवन कारावास मिला है तो उसको आजीवन कारावास को 10 साल में परिवर्तन कर सकता है ना। और अगर उसे 10 साल की सजा मिली तो 5 साल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। तो वो कम कर देगा। उसके बाद विराम का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति सजा काट रहा है, सजा याफ्ता व्यक्ति वो सजा काट रहा है, ठीक है, तो उसकी बची हुई सजा पर रोक लगा सकता है। ठीक है। तो इसकी 5 प्रकार की सजा है, सजा पर रोक लगा सकता है 5 प्रकार से। ठीक है। किसी भी सजा याफ्ती व्यक्ति को ये सहायता राष्ट्रपति के द्वारा मिल सकती है। ठीक है। और हाँ, राष्ट्रपति की जो सज़ा है यह है, राष्ट्रपति जो है जो किसी की भी सज़ा पर रोक लगाता है या फिर सज़ा का लघुकरण करता है, तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमादान भी न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ठीक है। नोट लगा के लिख लीजिए। यानी कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान की प्रकृति है वो है न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अर्थात राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है और किसी भी व्यक्ति को उसने क्षमादान किया है तो उस क्षमादान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। ये है आपकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कब करता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 123 के तहत करता है ना। और अध्यादेश, पहले तो ये पता है अध्यादेश होता क्या है ना। तो अध्यादेश वह प्रक्रिया है जो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी विधि को संसद के सत्र में ना होने पर किसी विधि को मूर्त रूप देता है, यानी कि किसी विधि को बनाता है, किसी विधि को स्वीकृति देता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। यानी कि जब संसद सत्र में नहीं होता है और किसी भी मामले पर विधि बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि एक ऐसा आदेश जारी करता है जो विधि बन सकता है। ठीक है। और यह अगले सत्र में, जब भी संसद का सत्र होता है, उसके शुरू होते ही 42 दिन तक प्रभावी रहता है, और या 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। और इन 6 सप्ताह या 42 दिन में अगर वह अध्यादेश विधि नहीं बनता है, यानी कि दोनों सदनों में पारित नहीं होता है, तो वह रद्द हो जाएगा। ठीक है। और अगर पारित हो जाता है तो वह कानून बन जाएगा। इसी को कहते हैं अध्यादेश। ठीक है। तो चलें अध्यादेश पर बात करी जाए। ठीक है। तो अध्यादेश जब संसद सत्र में ना हो तथा विधि बनाना आवश्यक हो, तो मंत्रिमंडल की संस्तुति पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद सत्र में ना हो और विधि बनाना आवश्यक हो, किसी गंभीर मुद्दे पर विधि बनाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, यानी 123 है ना, 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश शब्द जो है वो आपका अनुच्छेद 13 में वर्णित है। ठीक है। अध्यादेश शब्द जो है अनुच्छेद 13 में वर्णित है। ये ध्यान रखें, क्योंकि जब मैंने अनुच्छेद 13 पढ़ाया था तो उसमें क्या था? अनुच्छेद 13 में विधि, उपविधि, नियम, विनियम, है ना, अध्यादेश, तो ये सारे जो बात हुई थी वो अनुच्छेद 13 में हुई थी। ठीक है। तो अध्यादेश का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 13 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रहे, अनुच्छेद 13 में अध्यादेश का वर्णन किया गया है और 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है। ये बात ध्यान रहे, है ना। तो अब बात करते हैं अध्यादेश के प्रभाव की। ठीक है।
ठीक है। अध्यादेश का प्रभाव कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा संसद द्वारा पारित किया जाता है कानून। ठीक है, जो संसद द्वारा कानून पारित होके जो कोई आदेश पारित होके अध्यादेश बन जाता है या सॉरी कानून बन जाता है, तो वैसा ही अध्यादेश भी पारित होगा। कब? जब संसद सत्र में ना हो तो भी। ठीक है, और संसद जब सत्र में होगा तो उसके 42 दिन तक, है ना, यानी कि अगली, लिख दो कब तक प्रभावी रहेगा, ये भी लिख लो। ठीक है, तो कब तक प्रभावी रहेगा? अध्यादेश जारी होने के समय से, जब अध्यादेश जब भी जारी किया गया उस समय से संसद के अगले सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह या 42 दिन तक यह प्रभावी रहेगा। और इन्हीं 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर अगर आपका अध्यादेश लागू जारी हो जाता है, यानी संसद में पास हो जाता है, तो वह नियम कानून बन जाएगा। और अगर इन 42 दिनों में वह अध्यादेश पारित नहीं होता है, संसद में अगर पारित नहीं होता है, तो वह कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह अध्यादेश रद्द हो जाएगा। क्लियर? और अध्यादेश जो है आपका प्रभावी जो रहता है वो 6 माह तक रहता है। छः माह तक अधिकतम अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। इन केस अगर बाई द वे संसद का सत्र जो है वो नहीं शुरू ही नहीं हुआ, या संसद का सत्र टल गया और सत्र नहीं बैठा, तो भी अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, ये है आपका अध्यादेश। अब अध्यादेश जो है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझा दें कि अध्यादेश कैसे जारी होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें लिख लो कि जो अध्यादेश है, एक अध्यादेश एक से अधिक बार लाया जा सकता है। ठीक है, जो एक अध्यादेश है, एक अध्यादेश एक से अधिक बार भी लाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि मानसून सत्र में कोई अध्यादेश लागू हुआ और वह पारित नहीं हो पाया, तो शीत सत्र के बाद भी वही अध्यादेश जारी लाया जा सकता है, या ग्रीष्म जो सत्र रहता है उसके बाद भी वह अध्यादेश लाया जाता है। यानी कि अध्यादेश जो लाया जाता है वो जब लाया जाता है जब संसद सत्र में ना हो, यानी कि
ग्रीष्म सत्र और मानसून सत्र के बीच का जो गैप है उसमें अध्यादेश लाया जाएगा, या फिर मानसून सत्र और शीत सत्र का जो गैप है जहाँ जब संसद सत्र में नहीं होता है तो कार्रवाई नहीं होती तब वह अध्यादेश लाया जा सकता है। तो एक अध्यादेश अगर एक बार में पारित नहीं होता है तो अगली बार भी वही अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं एक अध्यादेश जो है वो एक से अधिक बार लाया जा सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं संसद के बैठकों की। ठीक, संसद की जो बैठक होती है वो कब कब होती है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। संसद की बैठक जो होती है वो 3 बार होती हैं पूरी साल में। तीन होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक आपका शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। एक फरवरी से 15 मार्च तक। ठीक है, और जो मानसून सत्र है वो 15 जुलाई से आपका 20 अगस्त तक चलता है। और जो आपका शीतकालीन सत्र है वो आपका 15 नवंबर से आपका 20 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो जो 3 सत्र हैं आपके, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो पहला जो आपका बजट सत्र है वो 1 फरवरी से 15 मार्च तक चलता है। मानसून सत्र जो है वो 15 जुलाई से आपका 20 अगस्त तक चलता है। और शीतकालीन सत्र जो है 15 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलता है। इन सत्रों के इतर यानी इन सत्रों के अलावा जब भी कोई अध्यादेश जारी होता है तो अध्यादेश जारी कब होगा? 15 मार्च से 20 जुलाई के बीच में होगा। ठीक है, इस जो 15 मार्च से 15 जुलाई का जो बीच का समय है इसमें चूंकि मानसून सत्र नहीं चल रहा है और संसद की कोई बैठक नहीं चल रही है, ये छुट्टी का समय है। अब इस टाइम पर अगर देश के लिए कोई बहुत ज़रूरी कानून बनाना पड़ा तो उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो इस बीच के समय में अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश जारी बीच के समय में क्यों करवाया जाता है? क्योंकि अगर राष्ट्रपति नहीं करेगा तो संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा, और संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा तो आपातकालीन सत्र होगा, और आपातकालीन में समय और धन और टाइम दोनों का व्यय होगा। क्योंकि जब संसद सत्र में होता है तो पर डे का लगभग 18 से 20 लाख रुपए पर डे का खर्च होता है ना। तो वो रुपया बचाने के लिए और समय बचाने के लिए सीधे राष्ट्रपति को पावर दे दी गई है कि इस जो बीच का समय है जब संसद सत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति जो है वो आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो 15 मार्च से 15 जुलाई के बीच में कभी भी किसी भी दिन राष्ट्रपति अध्यादेश करता है। ठीक है, ठीक है, और अध्यादेश जारी करने के बाद यह क्या होता है कि जब अगला सत्र शुरू होता है
यानी कि अगर उसने 15 मार्च के बाद 20 मार्च को अध्यादेश जारी किया तो वो अध्यादेश जारी 20 मार्च को हो गया, लेकिन इसका जो समय जोड़ा जाएगा पारित होने का समय, तो पारित होने का समय जो है वो 15 जुलाई से जोड़ा जाएगा। ठीक है, पारित होने का समय 15 जुलाई से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो पारित होने का जो समय है वो 15 जुलाई से 42 दिन तक ये समय जोड़ा जाएगा कि 15 जुलाई से अगर 42 दिन यानी 6 सप्ताह तक अगर वो है जो अध्यादेश जारी किया गया है वो पारित हो जाता है मानसून सत्र में, जैसे मान लो बजट सत्र के बाद अध्यादेश जारी किया गया और वह अध्यादेश मानसून सत्र में 42 दिन तक अगर जारी हो जाता है तो वह कानून बन जाएगा। ठीक है, और अगर 42 दिन तक वह पारित नहीं होता है कि संसद के किसी भी सदन में, है ना, तो अगर पारित नहीं होता है तो वह कानून रद्द हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। और ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर है, जो आपका मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इनके बीच में भी सेम कंडीशन यही रहेगी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी। क्लियर, और यहाँ भी पारित होने का जो समय होगा वो आपका 15 नवंबर से 42 दिन तक। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा, पारित होने का समय 15 नवंबर से 42 दिन। ठीक है, जो कंडीशन आपकी 15 मार्च से 15 जुलाई के बीच की थी वही कंडीशन आपकी 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच रहेगी, और 15 नवंबर से 42 दिन तक उसका इंतज़ार रहेगा कि ये पारित हो जाए, और अगर पारित नहीं होता है तो वह कानून नहीं बनता है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ये थी आपकी अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, अब आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति से। चलिए, ठीक है, और परामर्श जो लेता है वो लेता है अनुच्छेद 143। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के तहत, और 143 के तहत परामर्श किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट से लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो कब लेगा परामर्श, जब लेगा जब विधि के किसी प्रश्न पर उसे राय लेनी होगी। ठीक है, तो विधि के किसी प्रश्न पर अगर उसे राय लेनी है, ठीक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा तो उसमें जो एडवाइजरी बेंच होगी, जिसको परामर्शदात्री बेंच कहा जाता है, राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है उसे परामर्शदात्री बेंच कहते हैं, और इंग्लिश में उसे एडवाइजरी बेंच कहते हैं। ठीक है, तो एडवाइजरी बेंच जो होती है उसमें कम से कम मिनिमम 5 जजेज होने चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि वह 5 जजों में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल हो। ठीक है, 5 जज होने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन 5 जज से कम जज नहीं होंगे राष्ट्रपति की परामर्शदात्री पीठ में। ठीक है, जो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। राइट, अब जो परामर्श देंगे तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं कि राष्ट्रपति ने अगर सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, और यदि राष्ट्रपति को सलाह सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने। ठीक है, ये उसके विवेक पे डिपेंड करेगा। राष्ट्रपति को उसने सलाह दे दी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी बेंच ने, तो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। और सेम यही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है। अगर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, है ना, बाध्य नहीं है। अगर उसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस नियम को बनाने के लिए या विधि बनाने के लिए हमारी मतलब सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, तो वह सलाह दे सकता है, और उसे लगता है कि सलाह देना जरूरी नहीं है तो वह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? चलिए यही नोट कर लेते हैं हम। पहला पॉइंट है आपका जब राष्ट्रपति को विधि के किसी प्रश्न पर राय बनानी हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति को विधि के किसी प्रश्न पर राय बनानी हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री पीठ जिसको कहते हैं एडवाइजरी बेंच, ठीक है, में कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, कम से कम 5 होंगे, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम लेकिन आपके 5 होंगे। ठीक, क्लियर? तीसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह
वो सलाह नहीं, परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक। कल बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। ठीक है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का।